चाइना एंड इंडिया दोनों कंट्री एक साथ इंडिपेंडेंट होते हैं, एक साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। एंड अप टू 1980s में बोलूंगा कि चाइना का जीडीपी, चाइना का पर कैपिटा इनकम, चाइना की प्रोडक्टिविटी वाज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ इंडिया। बट जस्ट इन 20 years फ्रॉम 1980 टू 2004 ऐसा क्या हुआ कि चाइना ने इंडिया को इतना पीछे छोड़ दिया कि नाउ द चाइनाज इकोनॉमी इज नियरली 6 times बिगर देन दैट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आज इसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इट वाज द कंप्लीट गेम ऑफ एफडीआई, कंप्लीट एफडीआई का गेम था। अब एफडीआई का गेम ऐसे कैसा हुआ कि चाइना एक बेहतर डेस्टिनेशन बना और इंडिया नहीं बना, कि क्यों इन्वेस्टर्स ने चाइना को चुना, इंडिया को नहीं चुना, और इससे इंडिया क्या लेसन लर्न कर सकता है ताकि आने वाले फ्यूचर के अंदर हम बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकें। तो उसके लिए पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 1980 तक तो सब लेवल सेम थे, वेदर इट इज पॉपुलेशन लेवल, जबकि हम जीडीपी लेवल की बात करें, पर कैपिटल जीडीपी की बात करें, ग्रोथ रेट की बात करें, टिल 1980s बोथ चाइना एंड इंडिया वर परफॉर्मिंग ऑन इक्विवेलेंट प्लेटफॉर्म। एक जैसा परफॉर्मेंस इनका देखने को मिला। अब क्या होता है, आज के टाइम का कंपैरिजन आ जाता है। जब मैं आज कंपैरिजन करता हूं तो मुझे पता लगता है कि चाइना की इकोनॉमी इज ऑलमोस्ट 4 times बिगर देन दैट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जहां इंडिया की इकोनॉमी 1.5 ट्रिलियन डॉलर देखने को मिलती है, वहीं चाइना की इकोनॉमी 7+ ट्रिलियन डॉलर देखने को मिल रही थी। ठीक है, इट इज अ प्रीवियस डेटा जो मैं बता रहा हूं, जो कंपैरिजन का डेटा मैं बता रहा हूं, वो आज की डेट पे दिस गैप इज मच मच बिगर, बट स्टिल कंपैरिजन हमें पता लग रहा है कि यस डिफरेंस है। दूसरा, इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई की बात करें, तो इंडिया में इन्फ्लेशन इज 6 times हायर देन दैट ऑफ द चाइना। चाइना के अंदर आप हैरानी मानेंगे कि इन्फ्लेशन जो है वो 0.8% के करीब चलता है, 1% हाईएस्ट इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। और हमारी मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया की जो है उसमें क्या बताया जाता है, 4% ±2%। इसके ऊपर हमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एडवाइस करके बोला गया कि ये इन्फ्लेशन हमें मैनेज करना है बाय एनी हाउ। मतलब इंडिया में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये चाइना का जो इन्फ्लेशन है ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये बड़े लंबे टाइम से इसी स्टेबल रेट के ऊपर चलता जा रहा है। मतलब ये हुआ कि लास्ट 1980s के बाद में चाइना के अंदर जो इन्फ्लेशन की स्टेबिलिटी है वो काफी हद तक एक कांस्टेंट लेवल पे देखने को मिल रही है। तो सवाल आते हैं कि चाइना ने आखिर ये मैन्युफैक्चरिंग, ये सिस्टम ये कैसे मेंटेन किया है। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूं तो चाइना में लोगों की एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी की मैं बात करूं, इट इज 1.6 times मोर देन दैट ऑफ द इंडियन आउटपुट। इंडियन आउटपुट से 1.6 times हायर आउटपुट देखने को मिल रही है चाइना के केस में। और ये 1.6% हायर आउटपुट जो है आपका, वो जीडीपी के अंदर कितना चेंज लाती है, नेशन के अंदर कितना चेंज लाती है, 60% तक का आउटकम जो है, प्रोडक्टिविटी जो है, प्रोडक्शन जो है वो हायर देखने को मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग जो है 60% हायर देन दैट ऑफ द इंडिया। तो मतलब ये एक लेबर की 1.6 times प्रोडक्टिविटी इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। हालांकि इंडिया के पास भी एक एडवांटेज है, और एडवांटेज है इंडिया के वर्कफोर्स के बारे में। इंडिया का जो वर्कफोर्स है वो एजुकेटेड है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पे लैंग्वेज की है कि इंग्लिश एज अ लैंग्वेज वो काफी ज्यादा घिसी जाती है इंडिया के अंदर। दैट्स व्हाई हमारा जो कम्युनिकेशन विद द अदर कंट्रीज है इट इज फार बेटर। तो मतलब हम परफॉर्म तो अच्छा कर सकते हैं। तो व्हाट हैड हैपेंड ऑफ सच काइंड कि इंडिया परफॉर्मेंस में पीछे रह गया। चाइना ने हालांकि वन चाइल्ड पॉलिसी को भी प्रमोट किया अ डिकेड अगो। दूसरा, जो एंटरप्रेन्योरशिप थी चाइना के अंदर, स्टिल इट इज मोर और लेस कम्युनिस्ट टाइप की इकोनॉमी देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी चाइना की काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। उसका कारण क्या है? हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा अभी कि रिसेंट टाइम के अंदर देयर इज अ डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट एंड इवन इनटू द ग्रोथ ऑफ चाइना। वो डिक्लाइन है, लेकिन इतने लंबे टाइम तक लगातार ग्रोथ को मेंटेन करना, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? तो इसको थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। देखिए होता क्या है, एज एन इंडिविजुअल लेट्स से कि एक पर्सन जो कि यूएस का सिटीजन है, उसको कॉटन परचेज करना है। तो अगर कॉटन परचेज करना है तो चाइना से कर लेगा, इंडिया से कर लेगा, इट डजंट मैटर। लेकिन अगर उसको लैंड परचेज करना है जिसके ऊपर वो कॉटन ग्रो कर पाए, तो उसके लिए वो अपने देश में बैठे बैठे कुछ नहीं कर पाएगा, ये किसी कंट्री में आके एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड दैट इज द केस व्हिच हैड हैपेंड इन चाइना। चाइना ने दो चीजें की हैं जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी हमसे कहीं आउट फार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। उसके अंदर पहली चीज थी अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन करना, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी।
अब ये डिवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है, देखिए आपने सुना होगा डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, करेंसी डेप्रिशिएट करती चली जाती है। मतलब लेट्स से कि चाइना का आज $1 एक युआन 1980 के टाइम पे मैं बात कर लेता हूं कि 30 युआन के बराबर है, लेकिन लेटर ऑन आफ्टर 20 इयर्स मुझे देखने को मिला कि $1 इज 90 युआन। तो ये हुआ करेंसी का डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर ऐसा गवर्नमेंट खुद से ही करने लग जाए तो उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। अब आप सोचेंगे सर गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी? गवर्नमेंट इसलिए करेगी, एक छोटा सा एग्जांपल समझो कि ओबामा अपनी बेटी को लेके आते हैं चाइना में, और चाइना में ओबामा $1 के बदले में 30 युआन मिलते हैं उसको, और वो 30 युआन का चीज खा सकती है, कुछ भी कंजप्शन कर सकती है। और अगर $1 में 90 युआन मिलेंगे तो ओबामा की बेटी नेक्स्ट टाइम जिद करेगी नहीं मुझे तो चाइना ही जाना क्योंकि मुझे ज्यादा पैसा मिलता है। मतलब ये हुआ कि एफडीआई के तौर पे जो इन्वेस्टमेंट आ रही थी उनको रिटर्न में ज्यादा युआन मिल रहे थे, और दूसरा चाइना ने क्या किया, जो उनके इमूवेबल एसेट थे उनको भी चीप प्राइस पे कर दिया। मतलब इमूवेबल एसेट को चीप कर दिया, करेंसी को डिवैल्यूएट कर दिया, तो मतलब एफडीआई के लिए तो इट इज अ काइंड ऑफ हेवन। आप ग्राफ देखिए, चाइना का जो आपका युआन है वो डॉलर के बदले में किस तरीके से चेंज हो रहा है ये देखिए, और उसी के अपोजिट इंडिया की करेंसी की आईएनआर की बात करूं मैं तो वो देखिए किस तरीके से चेंज हुआ है। अब आईएनआर इज परफॉर्मिंग बेटर देन चाइना युआन। तो ये परफॉर्मेंस, अब इतने सालों तक तो युआन काफी अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए एफडीआई में इन्वेस्टमेंट इनके पास में ज्यादा आई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां देखिए, इंडिया की कितनी ओवर वैल्यूएशन चली है। इंडिया की इकोनॉमी के अंदर इंडिया की जो रुपी है उसकी ओवर वैल्यूएशन चलती रही है। ओवर वैल्यूएशन की वजह से और प्लस में इंस्टेबिलिटी जो कि चाइना के अंदर देखने को मिल रही है, क्या स्टेबल ग्रोथ, कोई ऐसा फ्लक्चुएशन इन्फ्लेशन के अंदर नहीं है। चाइना एक स्टेगनेंट रेट से चलता जा रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर ये जो फ्लक्चुएशन है ये भी काफी ज्यादा, जो अनसर्टेनिटी का माहौल बनाता है। इसी के चलते आउटकम्स क्या रही, आउटकम ये रही कि प्राइस ऑफ एसेट जो है वो हमें इंडिया के अंदर महंगा देखने को मिला। कितना, मिनिमम 15% और मैक्सिमम 30% के करीब एसेट जो है दे आर मोर एक्सपेंसिव देन चाइना। मान लो अगर मुझे यहां पे लैंड परचेज करना है इंडिया के अंदर तो ये 30% तक ज्यादा एक्सपेंसिव होता है चाइना से, और दूसरा मेरी जो करेंसी है वो भी लेसर एक्सचेंज रेट में है और यहां पे हायर एक्सचेंज रेट में है। तो मतलब पैसा युआन ज्यादा भी मिल गया और लैंड सस्ती भी है, तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टर तो वहीं पे जाएगा जहां पे ये सारा प्रोसेस उसको देखने को मिल रहा है। एंड दैट्स व्हाई चाइना का एफडीआई लेवल अगर आप देखेंगे तो 1980s में जो कि इंडिया और चाइना, एक ग्रीन लाइन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, रेड लाइन चाइना को रिप्रेजेंट करती है। 1980s में जहां दोनों सेम थे, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। 1990s का टाइम आया, चाइना के अंदर एफडीआई का पीक देखिए आप, और लेकिन इंडिया का जो ग्राफ है अभी भी वो एक्स एक्सिस को छूता रहा। 1990s तक तो हमारे यहां पे कोई ग्रोथ ही देखने को नहीं मिली। 1991 में हम एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आते हैं, उसके बाद कुछ ग्रोथ होती है, लेकिन वो एलपीजी रिफॉर्म भी हम काफी स्लो लेके आते हैं। दैट्स व्हाई ये ग्रोथ बहुत ही स्लोली नजर आ रही है, जो कि यहां पे काफी ज्यादा पीक पे है। अब धीरे धीरे वो कम होना स्टार्ट हो गई है एफडीआई, लेकिन स्टिल हमारे यहां पे एफडीआई चाइना के अंदर अभी भी काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंडिया। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस देखने को मिला। तो आउटकम्स ये है कि इंडियन गवर्नमेंट को इससे लर्न करना चाहिए, और लर्न करके हम ये कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का जो टारगेट है ना $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करना, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है $250 बिलियन पर ईयर का हमारे पास क्या होना चाहिए। अगले 10 सालों तक इन्वेस्टमेंट आए, एफडीआई आए। अगर एफडीआई आती है तो वो आएगी इस तरीके से, इफ वी वांट टू परस्यू $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो हमारा टारगेट इसके ऊपर होना चाहिए। वी मस्ट स्टार्ट वर्किंग इन दिस वे, और इसके लिए गवर्नमेंट स्टेप ले भी रही है। ब्यूरोक्रेसी को रेगुलराइज करना, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लेके आना, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भारतमाला प्रोजेक्ट आपका या गोल्डन कोऑर्डिनेटर का बनाना, ये सब है। पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी हमारे यहां देखने को मिलती थी, लेकिन अब लगातार गवर्नमेंट एक से दूसरी पार्टी बदलती है लेकिन पॉलिसी सेम रहती है। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड मार्केट का जो एक्सेस है, मतलब एफडीआई हम कभी भी 100% किसी भी सेक्टर में नहीं देते थे। नाउ वी आर अलाइविंग 100% एफडीआई, दैट इज अ फार बेटर थिंग, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं इंडिया अब परफॉर्म बेटर करेगा। आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया अब चाइना को पीछे छोड़ पाएगा? क्या हमारी लेबर की एफिशिएंसी अब इतनी हो चुकी है कि हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अब जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कल से आपका निर्णय आईएएस बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अपने फाउंडेशन की, तो डेफिनेटली आप कपिल कोड यूज करके एडमिशन ले सकते हैं। यू विल बी इजिली एबल टू गेट डिस्काउंट, एंड यस, आपकी तैयारी जो है वो बखूबी करवाई जाएगी। ज्योग्राफी ऑप्शनल की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच आपका 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, एंड यू कैन टेक एडमिशन। ज्योग्राफी ऑप्शनल की आपकी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज अलॉन्ग विद द आंसर राइटिंग यहाँ पे करवाई जाएगी। मुझसे जुड़ने के लिए अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कपिल भारद्वाज फॉर यू, दिस इज माय इंस्टा हैंडल और द टेलीग्राम हैंडल एज वेल, so you can connect with me at any point of time. Thank you very much. All the very best. Thanks a lot.